नागासाकी के बाद शायद किसी की भी हिम्मत नहीं है। अब सभी उस असर को जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन चलाने का मतलब क्या होता है, तो वो चलने से तो रहे। अब ये नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जितना ज्यादा इनमें इन्वेस्ट किया जाए या इनको और रिसर्च के दायरे में लाया जाए, अग्नि 5 इस लिहाज से कितना बड़ा गेम चेंजर होगी भारत के लिए। बहुत सही पॉइंट पकड़ा राजीव जी आपने कि न्यूक्लियर के बजाय कन्वेंशनल की तरफ क्यों ना जाना जाए। इसे अभी भी हमने रिसेंट 2-3 वॉर्स में ये देखा कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंतर्गत भी कन्वेंशनल वॉर को एक लिमिट तक खींचा जा सकता है और कन्वेंशनल वॉर ही एक डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन लेडर पे पहुंचे हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ऐसे कन्वेंशनल वेपन हो कि जो न्यूक्लियर सिर्फ डिटेरेंट का काम करे और हम कन्वेंशनल वॉर्स से और वॉर के इक्विपमेंट से ही वो लड़ाई का डिसाइसिव डिसीजन कुछ या अपने विल को इम्पोज कर सकें दुश्मन के ऊपर। जो आपने अग्नि 5 की जो लेटेस्ट इस वर्जन की जो बात की है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज को ट्रांसफॉर्म करेगा। ये इसके बाद एक्चुअली चिल फैक्टर आएगा सारे कंट्रीज में। इस तरह की कैपेबिलिटी अभी सिर्फ अमेरिका के पास ही है। आपने भी देखा कि जब इजराइल ईरान का हुआ तो GBU 57 सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था वर्ल्ड ओवर और सबको, और आई थिंक एवरीबडी न्यू कि GBU 57 ऐसी क्या चीज है यार कि जो किसी के पास नहीं है और अमेरिका जब तक नहीं लेके आएगा इसको तब तक इस वॉर का फैसला नहीं होगा। और जो शायद उस हद तक हुआ उसमें कितना सक्सेस मिली या नहीं मिली वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। इसके अलावा जो इंडिया ने बहुत ही इंटेलिजेंट गेम खेला कि ये एक बहुत रिक्वायरमेंट है किराना हिल्स जैसे टारगेट के लिए, जैसे तिब्बत ने चाइना में सारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अपने हिल्स के बीच में बनाए हुए हैं, तो ये एक हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हमने एग्जिस्टिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी को डाइवर्ट किया अपने एम के को सक्सेसफुल करने के लिए। क्या किया? अगर आप कोई वेपन जीरो से बनाना शुरू करते हैं तो उसकी टेस्टिंग टाइम और इंडक्शन में कम से कम 7 या 8 साल का टाइम लगता है। राइट। यहाँ हमारे पास वो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ऑफ अग्नि 5 अवेलेबल है जिसकी रेंज ऑलरेडी मोर देन 5000 किलोमीटर, सम क्लेम्स अप टू 8000 किलोमीटर थी, जो MIRV टेक्नोलॉजी पे चलता था, जो काफी लाइट वेट थी, 1500 किलो का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती थी। हमने उस टेक्नोलॉजी को, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करके उसकी रेंज को कम करके और उसके फ्यूल को कम करके बेसिकली उसमें वॉर हेड्स को इंक्रीज कर दिया, यानी कि 1500 से सीधे 7500। नाउ ये, और इसमें हमने दो चीजें और ऐड कर दी, एक एयर बस्ट मोड, एक पेनिट्रेटिंग मोड। एयर बस्ट मोड इसका किस लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने एक सपोज सरगोदा टाइप एयरफील्ड पे स्ट्राइक करी, ये एयर में इसके जो वॉरहेड है वो बस्ट होगा, और एयर में जब वॉरहेड बस्ट होगा तो एक शॉक वेव आएगी और उसके स्प्लिंटर्स सारी डायरेक्शन में फैलेंगे। 7.5 टन के वॉरहेड से जब स्प्लिंटर्स और शॉक वेव निकलती है तो एक मिसाइल आपको एक एयरफील्ड तबाह करने का मौका दे सकती है, यानी कि एयरक्राफ्ट, हैंगर्स और एवरीथिंग। दिस एयरफील्ड इज न्यूट्रलाइज बाय वन मिसाइल, और वो उस इलाके में आपको वो एयर सुपीरियरिटी प्रदान कर सकती है। तो कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ में इतना बड़ा ऑब्जेक्टिव अगर आपका अचीव होता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हम बहुत सारे वेपन्स को अपने ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, ब्रह्मास्त्र सबसे बाद में निकलता है। और आप देखिए, और ये वो ब्रह्मास्त्र है एक्चुअली में, क्योंकि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की कैपेबिलिटी नहीं है। फाइनली हम सब ने देखा अगर रिक्वायरमेंट हो तो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को मेंटेन करना और उसका यूसेज दोनों एक अलग चीजें हैं। मेंटेन करना और खरीदना वो एक बहुत बड़ा कॉस्टली अफेयर है, प्लस उसका यूसेज कम है तो उसकी मेंटेनेंस में जितना पैसा खर्च होता है उतना वीजावी उसका उतना अफेक्ट नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आप बिना एयर से म्यूनिशन ड्रॉप किए हुए अपने यहां से बैठे हुए दुश्मन को वही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वाला इफेक्ट दे सकते हो। इंडिया, आई एम टेलिंग यू, इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कंट्री। पीपल विल बी बिहाइंड दिस एंड पीपल विल बी वॉचिंग दिस ब्रह्मास्त्र। बैक टू यू। पीपुल विल बी वॉचिंग दिस ब्रह्मास्त्र, ऐसा आप कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, 20वीं सदी के आखिरी आते आते रूस और अमेरिका ने MIRV टेक्निक को हासिल कर लिया था। ये जो हमारे पास अग्नि 5 का ये नॉन न्यूक्लियर वेरिएंट जो आ रहा है, जो बंकर बस्टर की तरह काम करेगा, क्या इसको अडेप्टेबल MIRV के साथ भी बनाया जा सकेगा कि अगर बंकर बस्टर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उतना ही घातक इससे कई मिसाइलें अलग अलग टारगेट पर वार कर पाए?
जी, ऑलरेडी जो अग्नि 5 का जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, जो हमने 2024 में टेस्ट किया था, व्हाट इज एमआईआरवी? एमआईआरवी इज मल्टीपल इंडिपेंडेंट, टारगेट independently targetable vehicle entry, something like that. री एंट्री It व्हीकल। means, yeah, so it means that missile goes up to a particular place. वो उसमें से एक पर्टिकुलर वॉरहेड किसी और डायरेक्शन में जाता है, फिर मिसाइल ट्रेवल करती है, फिर उसका दूसरा वॉरहेड दूसरी डायरेक्शन में जाता है। तो और ये जो दो टारगेट है, ये 100 किलोमीटर अवे भी हो सकते हैं। यानी कि आपने एक मिसाइल को मल्टीपल जगह पे लॉन्च किया, तो अब देखिए उन डिफेंस सिस्टम जो उस मिसाइल को या वॉरहेड को पकड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो इतने कंफ्यूज हो जाएंगे लास्ट टाइम में कि अभी तो हम एक टारगेट को ट्रैक कर रहे थे, अभी सडनली इसमें से 4 टारगेट बन गए, अभी 5 बन गए। तो ये वैसे भी इसको एंगेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो लेकिन इस वर्जन में जो है, जो हमारा ये एयर बस्ट और ग्राउंड पेनिट्रेटल इसमें है, इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होगा एमआईआरवी टेक्नोलॉजी का। अग्नि 5 में ऑलरेडी अवेलेबल है वो हमारे पास। हाँ, वही वही मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मैं भी समझ रहा था कि